नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सम्राट आईएएस सम्राट एजुकेशन वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। तो हम कवर करते हैं द हिंदू की न्यूज़ और उसके पीछे का बैकग्राउंड जो कि यूपीएससी के लिए काम का होता है। तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम। ये कॉमनवेल्थ गेम 2026 के ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना था, लेकिन बजट के चलते कुछ और भी रीजंस थे, उसके चलते ये कॉमनवेल्थ गेम स्कॉटलैंड के ग्लासगो के अंदर हो रहे हैं, है ना। 23 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम यहाँ पर न्यूज़ में आ गए। तो ग्लासगो मॉडल को अपनाया है यहाँ पर। क्यों अपनाया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर मना कर दिया मेज़बानी करने से, राइट। कि बढ़ती लागत के कारण यहाँ पर उसने अपने हाथ खींच लिए। गॉट इट, ठीक है। तो ग्लासगो यहाँ पर उसको होस्ट कर रहा है इस समय, राइट। तो ग्लासगो ने एक बजट फ्रेंडली यहाँ पर सस्टेनेबल एक मॉडल रखा, राइट। उसमें 19 खेलों की जगह 10 खेल लागू कर दिए, ठीक है। मतलब 19 खेल पहले हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ खेलों हटा दिए। इसके पहले बहुत करंट अफेयर्स में भी बात हो चुकी है इसके बारे में, राइट। तो अब ये 4 वेन्यू इतना तो याद नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना कि पहले 19 खेल हुआ करते थे, लेकिन अब बजट फ्रेंडली करने के लिए उन्होंने 10 खेल कर दिए, राइट। अब कौन कौन से खेलों को बाहर किया गया? ये ऐसे खेलों को बाहर किया गया जिसमें इंडिया के 30 से ज़्यादा पदक आए थे, जो 2024 में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, राइट। तो हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, इसके नाम ध्यान रखना, टेबल टेनिस, स्क्वैश, क्रिकेट, निशानेबाजी, तीरंदाजी, इन सब खेलों को बाहर कर दिया गया, जिसमें भारत की काफ़ी अच्छी बढ़त थी। तो देखते हैं यहाँ पर भारत पर क्या इफेक्ट आएगा इसका, ठीक है। शामिल भी किए गए, जैसे मुक्केबाजी, जूडो, लॉन बॉल्स, 3x3 बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक, ट्रैकिंग। तो इन सबको पढ़ सकते हैं। नेट और जो वेट लिफ्टिंग है, ये सब शामिल हैं, राइट। लेकिन जो हटाए हुए गेम्स हैं, लाइक क्रिकेट, निशानेबाजी, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, स्क्वैश, तीरंदाजी, तो ये सब खेल हटाए। जो बाहर निकाले गए खेल हैं, उनको ये ध्यान रखेंगे अपन बिल्कुल अच्छी तरीके से। गॉट इट। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे कि मैंने बताया कि पदक तालिका में जो बर्मिंघम, इंग्लैंड 2022 के जो कॉमनवेल्थ हुए थे, वहाँ पर 61 पदक आए थे, और उनमें से आधे से ज़्यादा पदक इन्हीं 6 खेलों में से आए हैं जो हटाए गए। जैसे कुश्ती में 12 आए थे, टेबल टेनिस में 7, है ना, बैडमिंटन, स्क्वैश, क्रिकेट में 1 आया था, देन हॉकी में 2। तो इस तरीके से उन खेलों को हटा दिया गया जिसमें भारत की ज़्यादा एज थी, ठीक है। फिर ऐतिहासिक दबदबा खत्म होना, जैसे कि निशानेबाजी में 135 पदक, कुश्ती में इतना। तो भारत का एक मजबूत खेल थे ये, निशानेबाजी और कुश्ती। तो इन दोनों को बाहर कर दिया। तो एक तरीके से भारत यहाँ पर क्या थोड़ा कमज़ोर महसूस करेगा अपने आप को, राइट। फिर भी हम देखते हैं अपने बिल्कुल पॉजिटिव रह के जाएंगे उस गेम के अंदर। गॉट इट। देन उसके बाद खिलाड़ियों का करियर का असर। अभी इंडिया के अंदर हम इन सब चीज़ों को, जैसे कि निशानेबाजी, कुश्ती, इन सब चीज़ों पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ जैसे गेम से इनको हटा देना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक तरीके से जितना हम करियर पर असर डालता है कि आगे क्या, राइट। तो खिलाड़ियों के करियर पर असर। तो कॉमनवेल्थ गेम के जीते गए पदक खिलाड़ियों को न केवल सरकारी प्रोत्साहन राशि दिलाते हैं, बल्कि उन्हें विजिबिलिटी और स्पॉन्सरशिप भी देते हैं। मतलब एक तरीके से बहुत फेमस हो जाते हैं, स्पॉन्सरशिप एंड सरकारी नौकरी, है ना। जैसे कि 2018 कॉमनवेल्थ में जो गोल्ड मेडल आए थे नीरज चोपड़ा, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा उभार हुआ था, है ना। जैसे कि फिर उसको वो टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, है ना, जेवलिन थ्रो में। तो वही हमें बताया कि एक तरीके जो प्लेयर्स हैं उनके करियर पे भी बात आई है यहाँ पर, जो ये 10 चीज़ें यहाँ से हटा दी। फिर यहाँ पर अपने यूपीएससी के लिए काम का क्या है, यहाँ पर 3 एंगल की बात करी गई, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि मेगा स्पोर्टिंग इवेंट का आर्थिक संकट। अब इतने बड़े जो इवेंट हैं, है ना, वाइट एलिफेंट सिंड्रोम का सिंपल मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा किसी चीज़ पे, ठीक है। तो बड़े खेलों का आयोजन, जैसे कि ओलंपिक्स हो गए, एशियन गेम्स, देन कॉमनवेल्थ हो गए। तो इनके जब आयोजन करते हैं तो विकसित देश भी इतना पैसा, मतलब गले की हड्डी मान रहा है इस चीज़ को। क्या मान रहा है? गले की हड्डी मान रहा है कि इतना पैसा भारी खर्च हो जाता है उनका, है ना। तो वही है यहाँ पर कि होस्ट करने के लिए यहाँ पर अधिकतर देश डर रहे कि अब इसको होस्ट करने का क्या ही मतलब है ना, बहुत पैसा ज़्यादा खर्च हो जा रहा है। तो वही ग्लासगो का ये है कम बजट और कम खेल का मॉडल भविष्य के आयोजन के लिए एक नया टेम्पलेट साबित होगा, ऐसा माना जा रहा कि एक बजट फ्रेंडली आयोजन हो, ठीक है। देन उसके बाद अपने से अधिक, जैसे कि कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं एक्चुअली कॉमनवेल्थ कंट्रीज के द्वारा ही स्टार्ट हुए, जैसे जिसमें इंग्लैंड आपका जो कंट्री मेन थी, है ना। कॉलोनियल रूल का मतलब ये बताना चाह रहा है यहाँ पर, कॉलोनियल हैंगओवर का मतलब ये कि कॉमनवेल्थ एक ऐसा ग्रुप था कि ब्रिटिश
इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जिन जिन कंट्रियों पर राज करा तो उन कंट्रियों के ग्रुप को कॉमनवेल्थ कहते थे। तो उनके बीच में ही आपस में जो गेम होते थे उनका नाम क्या होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। तो वही यहाँ पर एक कॉलोनियल हैंगओवर को इसको हटाने की बात करी कि मतलब ये तो औपनिवेशिक है ना, कॉलोनियल एरा को बताता। तो 1930 के ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम दिया। फिर जब यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनना शुरू हो गया, कई सारे देश आज़ाद हुए, तो बाद में क्या नाम दिया इसको, कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम दिया। गॉट इट। तो वो यहाँ पर जब खेल प्रमुख नहीं होंगे और शीर्ष एथलीट हिस्सा नहीं लेंगे तो वैश्विक अपील और भी गिर जाएगी। तो इतना इसमें ध्यान नहीं देना अपन को, ये कोई ज़रूरत नहीं, पर इतना समझेंगे स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था, 1930 के टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स नाम था इनका, और 1948 में के आसपास इसका नाम जो है कॉमनवेल्थ गेम कर दिया गया। राइट। खेल कूटनीति का मतलब जैसे देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड आया, स्पोर्ट डिप्लोमेसी, यानी कि खेल कूटनीति। तो भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, ग्लोबल साउथ की आवाज़ भी है, और कॉमनवेल्थ में अधिकतर जो देश है ग्लोबल साउथ के हैं। तो कहीं ना कहीं अपने स्पोर्ट के जरिए, है ना, तो कई सारे डिप्लोमेसी के भी टाइप होते हैं, तो उसमें से एक स्पोर्ट डिप्लोमेसी एक नया टर्म है। राइट। तो खेल में किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में ये वर्ड फेमस हुआ, स्पोर्ट डिप्लोमेसी। ठीक है। तो ये एक सॉफ्ट पावर का तरीका है कि हम किस तरीके से सॉफ्ट इम्पैक्ट डाल पाते हैं किसी दूसरी कंट्री के ऊपर। गॉट इट। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी यहाँ पर कि ग्लोबल साउथ के अन्य देश मजबूत हैं, उनके हटाना, संरचना, भेदभाव का आरोप भी लगता है वगैरह वगैरह। ये ज़रूरी नहीं कि खेल मंत्रालय और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इस बात की कड़ी आपत्ति करी। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, मतलब इसका मतलब समझाना चाह रहा था मैं तो आपको सिंपल कि स्पोर्ट डिप्लोमेसी का मतलब ये है हम खेल के जरिए दूसरी कंट्री पर इम्पैक्ट डाल पाएँ, वहाँ के जो कंट्री हैं जहाँ वहाँ दूसरी कंट्री से उन पर इम्पैक्ट डाल पाएँ। ये सॉफ्ट पावर का तरीका होता है, सिंपल सी बात है। तो स्पोर्ट डिप्लोमेसी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करें और वैश्विक पटल पर अपना नाम लेके आएँ ऊपर। ठीक है। जैसे कि 2036 के अंदर भारत ओलंपिक होस्ट करने की दावेदारी रखना अपनी, है ना, होस्ट करना चाह रहा भारत, तो वो कहीं ना कहीं भारत की सॉफ्ट पावर और स्पोर्ट डिप्लोमेसी को बता रहा, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाह रहा भारत कि कहीं ना कहीं हमारी स्पोर्ट डिप्लोमेसी काम आए। राइट। फिर आगे बढ़ेंगे जब इसमें, तो वही आगे की राह यही वही सब है कि भारत को भावुक होने की बजाय अपनी स्पोर्ट पॉलिसी में कैलिब्रेट करना चाहिए, मतलब कुल मिला के इस तरीके से फोकस करना, चेंजेस करना चाहिए। जैसे तो एशियन गेम्स हो गए, ओलंपिक्स हो गए, तो इसके चलते कॉमनवेल्थ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब एक्चुअल में क्या है, हम आगे देखेंगे एशियन गेम्स हो गए, इसमें चाइना, जापान, इंडोनेशिया ये सब कंट्री आ जाती, तो क्या होती, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बढ़ जाता। ओलंपिक्स में तो पूरा वर्ल्ड ही रहता। तो वही यहाँ पे बताया कि जिस तरीके से 2026 में एशियन गेम भी होना, 28 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक भी होना, तो उस पर पूरा केंद्रित कर लो। ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, फोकस शिफ्ट करना चाहिए कॉमनवेल्थ की जगह अपने से। तो आगे की राह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस घरेलू इकोसिस्टम को मजबूत करना, जैसे कि जो भी स्पोर्ट है आपका, कुश्ती, टेबल टेनिस, उसमें घरेलू लीग करवाना, और भी जो खेल हैं उनको ऐड करना है इसमें। ठीक है। तो वही है कि अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो बढ़े। तो गॉट इट। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, इसमें मेन में ये न्यूज़ थी। अभी इसके बाद बैकग्राउंड पढ़ेंगे। जो कॉमनवेल्थ गेम है वो ब्रिटिश साम्राज्य के जो चरम छुपे, मतलब कॉलोनियल जो अंग्रेजों ने गुलाम बनाए थे जिन जिन देशों को, तो उनके ग्रुप को कॉमनवेल्थ कहते हैं। उनके अंदर जो गेम्स होते हैं आपस में, उसका नाम क्या होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स। सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझना इसमें। ठीक है। पहले स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। कब स्टार्ट होते हैं, 1930 के आसपास। और पहले जब खेले गए थे, तो ध्यान रखेंगे यूपीएससी के लिए कनाडा, जो यूएसए के ऊपर है कनाडा, तो उसमें हैमिल्टन में आयोजित हुए थे। ठीक है। तो उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य के देशों के बीच सद्भावना बढ़ाना वगैरह वगैरह। ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम्स, तो 1954 के आसपास इसका नाम बताया मैंने, 1948-50 के आसपास इसका नाम चेंज कर दिया, कॉमनवेल्थ हो गया था। कि फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई देश आज़ाद हुए, भारत भी आज़ाद हुआ, तो कॉमनवेल्थ शब्द जोड़ दिया गया यहाँ पर। ठीक है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स 1970 के आसपास एम्पायर शब्द को पूरी तरह हटा दिया गया, क्योंकि वो औपनिवेशिक शोषण का प्रतीक माना जा रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, 1978 के बाद ये यूपीएससी के लिए ध्यान रखना कि कॉमनवेल्थ गेम जो वर्तमान नाम है उसको 1978 में दिया। ठीक है। तो ये ब्रिटिश दबदबे को कम करते हुए सभी सदस्य क्या हो गए, अब यहाँ पे बराबर हो गए, सभी के लिए एक मंच हो गया, है ना, सब इक्वल हो गए इसमें। तो ठीक है। तो उसी के लिए अब यहाँ पर एम्पायर वर्ड भी हटा दिया, ब्रिटिश वर्ड भी हटा दिया, तो कॉमनवेल्थ नाम रख दिया 1978 के आसपास। ठीक है। देन प्रशासनिक ढांचा, अगेन जरूरत नहीं, 56 देश से ध्यान रखिए यहाँ पर। गॉट, जो पहले ब्रिटिश के अंडर में हुआ करते थे, उनकी कॉलोनी हुआ करते थे, एक्सेप्ट रवांडा, मोजाम्बिक, जो कभी
ब्रिटिश शासन में नहीं रहे, लेकिन फिर भी क्या है, कॉमनवेल्थ के हिस्से हैं। तो यहाँ से एक चीज़ भी मतलब निकलती यहाँ पर, कि एक चीज़ सोचने को मिलती, नोट करने को मिलती, कि ऐसा जो देश ब्रिटिश का गुलाम नहीं रहा वो भी इसमें शामिल हो सकता, जैसे रवांडा एंड मोजाम्बिक। ठीक है। देन कॉमनवेल्थ गेम का जो फेडरेशन है, तो इस संस्था यह संस्था इन खेलों का आयोजन करती है। ध्यान दें, ये फेडरेशन के बारे में यहाँ बताया कि कॉमनवेल्थ गेम में 70 से अधिक टीमें भाग लेती हैं, क्योंकि ब्रिटेन के कुछ आश्रित इलाके जैसे जर्सी, है ना, वो आइल्स ऑफ मैन एंड यूके के हिस्से, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स अलग अलग टीमों के रूप में हिस्सा लेते हैं, है ना, क्योंकि यूके के अंदर इंग्लैंड भी है, स्कॉटलैंड भी है, वेल्स भी है। ठीक है। तो कुल मिला के सिंपल सा ध्यान रखना अपन को कि कॉमनवेल्थ जो फेडरेशन है वो कॉमनवेल्थ गेम्स का जिम्मेदारी लेती। गॉट इट। देन भारत और राष्ट्रवाद के वो राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ खेलों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो भारत ने पहली बार 1934 में भाग लिया। अब यहाँ से यूपीएससी के सबसे बेहतरीन ऑप्शन बन जाएगा कि जैसे ही कॉमनवेल्थ इस गेम से स्टार्ट हुए भारत ने भाग लेना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं है। 1930 में स्टार्ट हुए हैमिल्टन लंदन के अंदर, सॉरी हैमिल्टन कनाडा के अंदर, लेकिन जो 1934 में लंदन में हुए थे, भारत ने उसमें भाग लिया था 4 साल बाद, यानी कि दूसरे वाले पार्ट में, दूसरे एडिशन में, जहाँ पर राशिद अनवर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। क्या बात है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे राशिद अनवर का नाम, राइट, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। गॉट इट। बढ़िया है। देन उसके बाद मेज़बानी 2010 की जो मेज़बानी कॉमनवेल्थ की करी थी वो इंडिया ने करी थी। ठीक है। और वही सब है यहाँ पर कि हालांकि यह आयोजन ढांचागत विकास के लिए जाना गया है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप ने इसकी छवि को नुकसान पहुंचाया, वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि एक प्रॉब्लम भी हुई थी उस टाइम पर। और 2010 के आसपास। तो इतना ध्यान रखेंगे कि क्या इंडिया ने कभी कॉमनवेल्थ गेम को मेजबान मतलब होस्ट किया है? बिल्कुल किया है। 2010 का जो दिल्ली वाला हुआ था। खेल कूटनीति अभी हाल बात करी हमने कि भारत के जो निशानेबाजी है, कुश्ती है और वेट लिफ्टिंग है, बैडमिंटन है, इसमें महाशक्ति रहा। मतलब इसमें कुल मिला के टोटल किलर रहा है इंडिया। ठीक है। देन बर्मिंघम 2022 में 61 पदक जीते थे, चौथे स्थान पर आया था। उसमें से 30 पदक इन्हीं में से कुश्ती, निशानेबाजी इन्हीं में से थे। ठीक है। तो आगे देखेंगे यहाँ पर कॉमनवेल्थ और वर्तमान संकट, इसको जब पढ़ सकते तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जैसे कि बताया कि लोग अब इससे क्या इंटरेस्ट नहीं ले रहे उतना, है ना, क्योंकि ये कॉलोनियल हैंगओवर को बताता कि ब्रिटिश ने जिन जिन लोगों को पीड़ित वो परेशान करा वही इसका हिस्सा है। फिर उसके बाद वाइट एलिफेंट। अब भाई इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत खर्चा होता, तो वाइट एलिफेंट मान रहा है इसको अपन। इसलिए जो विकसित देश है वो भी पीछे हट रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हट गया था, है ना, तो ग्लासगो में करवाने पड़े। और तो ग्लासगो वालों ने क्या कहा, मतलब स्कॉटलैंड ने 19 से 10 गेम कर दिए। ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल वाइज 2026 के खेल में कुश्ती, हॉकी, बैडमिंटन इन सबको हटा दिया। तो भारत जैसे देशों का आरोप है भाई ग्लोबल साउथ में यही देश गेम्स पॉपुलर हैं और इन्हीं को हटा दिया जा रहा। तो हम अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ाएंगे, है ना। देन उसके बाद आगे यही सब है, निष्कर्ष में हम बिल्कुल पढ़ सकते। तो इसको एज इट इज पढ़ लेंगे बिल्कुल कि राष्ट्रमंडल खेल वर्तमान में अपने अस्तित्व के सबसे बड़े खतरे से गुजर रहा है। एक तरफ यह विकासशील देशों के एथलीट को ओलंपिक से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ इसकी बढ़ती लागत और कम होती प्रासंगिकता इसे अस्थिर बना रही है। तो यदि कॉमन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इसे एक कम लागत और अधिक समावेशी मॉडल जैसे ग्लासगो 2026 में नहीं बदल पाता, तो भविष्य में इसके आयोजन के पन्ने में समझ जाएगा, मतलब पन्ने के तक ही रह जाएगा कि कभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ करते थे। तो ऐसा इतना बड़ा नहीं करना, बस हमें इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट ऊपर जो पढ़ा है उसके बारे में पता होना चाहिए, निष्कर्ष ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब जरूरी हो सकता है ये निष्कर्ष। गॉट इट। देन स्पोर्ट डिप्लोमेसी बताई दिया मैंने कि ये क्या विदेश नीति का ही पार्ट है और हमारी सॉफ्ट पावर को दर्शाता है ये। ठीक है। बढ़िया है। तो सॉफ्ट पावर का मतलब ये होता है कि मतलब एक राजनीतिक हो गए जिनके नाम है जोसेफ नाई। इनके अनुसार सॉफ्ट पावर का मतलब दूसरों को डरा धमका कर या पैसों को देकर काम करने के बजाय उन्हें आकर्षित करना, अपनी बात मनवाना, है ना, आकर्षित करके मनवाना। खेल इसका सबसे बेहतरीन और शांतिपूर्ण माध्यम है, क्योंकि यह सीधे तौर पर देश के नागरिक को जोड़ता है, पीपल टू पीपल कनेक्शन जोड़ता है, देशों के नागरिक को जोड़ता। बढ़िया ही बात है। ठीक है। फिर भारत के लिए खेल कूटनीति का रणनीतिक महत्व। भाई छवि निर्माण ऑब्वियस बात है, जब हम अच्छे ज़्यादा मेडल लाएंगे तो क्या होगा, ऊपर उठ के आएंगे तो वैश्विक पटल पर एक नाम होगा। ऐसे कई सारे हमारे स्पोर्ट पर्सन है, प्लेयर हैं, जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करा बहुत ऊपर लेवल पे। ठीक है। शतरंज में कितना अच्छा चल रहा हमारा,
है ना, उसकी मेज़बानी भी करी थी हमने 2022 में शतरंज ओलंपियाड की। नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से वहाँ पर जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था, ध्यान है ओलंपिक का, बिल्कुल, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। तो इस तरीके से वैश्विक पटल में एक तरीके से अपनी छवि को सुधारना और भू राजनीतिक तनाव को भी कम करने में भी काम में आता है। खेल अक्सर उन बंद दरवाजों को खोल देते हैं जहाँ पारंपरिक कूटनीति विफल हो जाती है। जैसे अतीत में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट कूटनीति, जैसे मान लो भारत पाकिस्तान के बीच में खटास है ना, कड़वाहट है, तो क्रिकेट मैच स्टार्ट करवा के हम इनके बीच में क्या पीपल टू पीपल कनेक्शन बैठा सकते हैं। उससे क्या होगा, दोनों के रिश्ते ठीक हो सकते हैं। तो जियो पॉलिटिकल जो भी टेंशन है उसको भी ठीक कर सकते। फिर ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ का नेता है, ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी आवाज़ है विकासशील देशों की। तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, है ना, खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, उनकी हेल्प करना, वहाँ के प्लेयर्स की हेल्प करना, उनकी ट्रेनिंग में हेल्प करना, इस समय भारत बहुत आगे आ सकता। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे बताया हुआ है कि जब भारत अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाता है तो इससे नेतृत्वकर्ता के रूप में उसकी स्थिति मजबूत होती है। जैसे कि मैंने बताया कि अधिकतर चीज़ों में मदद करता। ठीक है, ये पहले की फ़ोटो है। अगेन भारत कैसे कर सकता है इसका इस्तेमाल, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर बताया हुआ है। तो आगे देखते हैं इसमें। जैसे क्रिकेट कूटनीति कि अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज की जो सिटी है उनको हमने देहरादून और नोएडा के अंदर क्या दिया है, होम ग्राउंड दिए कि आप अपनी जो भी लीग हैं वो यहाँ खेल सकते, यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में एक बड़े भाई की क्या है, इज्जत है। भारत को एक बड़े भाई की नज़र देखा जाता है साउथ एशिया के अंदर, बहुत बढ़िया। फिर मेगा इवेंट जैसे कि 2023 में विश्व का को होस्ट करा, शतरंज ओलंपियाड को 2022 में होस्ट करा, फिर 2036 के अंदर हम ओलंपिक होस्ट करने की दावेदारी भी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो इंफ्रा कैपेसिटी है उसको बताता है कि भाई हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। ठीक है, देन उसके बाद बुनियादी ढांचा में सहयोग, भाई मालदीव हो गया या जो भी अफ्रीकी की कंट्री हो गई, उनको खेल में सहयोग करते हैं, स्टेडियम बना रहे हैं उनके लिए, है ना, आर्थिक मदद करते। सच पाए बात को, तो ये सॉफ्ट पावर को दर्शाता है इंडिया की। और चीन के प्रभाव को अफ्रीका के अंदर जो भी साउथ एशिया वाला रीजन है उस उधर पे कम करता, संतुलित करता। गॉट इट। फिर सांस्कृतिक राजदूत, अब वही ये सेम चीज़, नीरज चोपड़ा हो गए, पीवी सिंधु हो गई, है ना, विश्वनाथ आनंद हो गए, तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। तो ये भारतीय युवा, भारतीय संस्कृति की ब्रांडिंग भी करते हैं, ऑब्वियस बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये सब यहाँ पे इतना सा था। ये नीरज चोपड़ा सर हैं अपने। ठीक है, तो उस टाइम की जब ओलंपिक का जो गोल्ड जीता था इन्होंने, ये है ना, टोक्यो ओलंपिक में जीता था इन्होंने। ठीक है, देन उसके बाद प्रमुख चुनौतियों और आगे की राह आपको पढ़ सकते भाई। इंडिया क्या है, अधिकतर क्रिकेट क्रिकेट के बारे में सोचता है कि, लेकिन उसके अलावा भी और भी स्पोर्ट हैं, जैसे कि एथलीट हो गया, बैडमिंटन, है ना, वेट लिफ्टिंग, और भी कई सारे स्पोर्ट्स हैं, तो उनके बारे में भी सोचना जरूरी है। स्वदेशी खेलों का वैश्वीकरण, भाई योगा को बढ़ाओ आगे, मलखम है अपना कितना बेहतरीन, है ना, इन सब चीज़ों को, कबड्डी है, इन सब चीज़ों को प्रमोट करोगे उससे हमें भी फ़ायदा होगा। ठीक है, और फिर संस्था का तालमेल, खेल मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, इनको साथ में काम करना होगा, है ना, क्योंकि जो खेल है वो क्या, स्पोर्ट डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति का ही पार्ट हो बन जाएगा, सॉफ्ट पावर का। तो कहीं ना कहीं साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जैसे देश, भारत के पास भी एक स्पष्ट राष्ट्रीय खेल नीति होनी चाहिए जिस तरीके इन देशों के पास है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ कि जैसे जैसे भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर है, खेल कूटनीति जो सॉफ्ट पावर टूल है उसको, जो दुनिया भर उस भारत की स्वीकारता और प्रभाव को सहजता से बढ़ा सकती है। मतलब सिंपल सा मतलब है, सॉफ्ट पावर का यूज़ करे भारत, तो क्या होगा, जिस तरीके से महाशक्ति बन रही है और वैश्विक पटल पर भारत की छवि ठीक होगी, सिंपल सी बात है। राइट, अभी हमारे पास दूसरी न्यूज़ है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा कि सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी तरीके से केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है उसके विरोध में यहाँ पर जो बुंदेलखंड वाला रीजन है ना, झांसी, ललितपुर, और मध्य प्रदेश का जो पन्ना है, छतरपुर है, उस जगह पर जो विरोध चल रहा है, इसको किसी ने कवरेज नहीं दी। तो वो यहाँ पर बताया हुआ है, वाई आर द प्रोटेस्ट ओवर द किन बेतवा। तो इसकी पूरी की पूरी आज जानकारी करेंगे। ये जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है यूपीएससी के केस टॉपिक से, जो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 के लिए जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट सेक्टर जो है, इन्वायरमेंट सेक्शन है, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वही यहाँ पर बहस छेड़ देता है डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट की। राइट, तो पूरी की पूरी न्यूज़ समझते हैं इसमें, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। राइट, तो ये वही यहाँ पर दिया हुआ कि मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में गोंड और कोल जो जनजातीय समूह हैं वो विस्थापन की जो परियोजना अपनाए, क्योंकि जो डैम बनाएंगे यहाँ पर, है ना,
तो उसके लिए विस्थापित करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जय किसान संगठन, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे संगठनों के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो गए। ठीक है, गॉट इट। देन उसके बाद विरोध के मुख्य बिंदु, चिता आंदोलन दिया यहाँ पर, चूल्हा बंदी वही खाना, घर में खाना ना पकाना। चिता आंदोलन पर नदी पे क्या हो गया, एक तरीके से जैसे चिता लगाते हैं अपन, है ना, उसी तरीके से फांसी का फंदा लगाकर चिता सजाकर विरोध प्रदर्शन किया गांव वालों ने। फिर ग्राम सभा का फर्जी सहमति, अब जो फॉरेस्ट लाइट एक्ट होता है ना, उसका उल्लंघन हुआ कि भाई यहाँ पर जो भी कागजात बनाए गए पैतृक जमीन के, तो उसमें फेरबदल करके जमीनों से हटाया जा रहा है ना। तो ग्राम सभा की फर्जी सहमति ली यहाँ पर, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करी। ठीक है, फिर असंतोषजनक पुनर्वास, भाई यहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र में कम से कम अगर ये मान लो ये दोधन डैम, ये है ना केन बेतवा लिंक के बीच में एक दोधन डैम बनेगा, और उसके पीछे जो पानी भरेगा उसका नाम होगा मकोड़िया जलाशय। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कम से कम 20,000 लोगों को, 20 से 22 गाँव को विस्थापित होना पड़ेगा। रिहेबिलिटेशन, मुआवजे की प्रॉब्लम, है ना, इस तरीके की कई प्रॉब्लम आ रही, तो उस चक्कर में ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये केन बेतवा लिंक जो प्रोजेक्ट है वो है क्या, एक्चुअल में ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना का पहला उदाहरण है, जो किसने बनाया, राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण के तहत। ठीक है, फिर भौगोलिक स्थिति आपको मालूम है, इस तरीके से मान लो इंडिया बनाऊंगा मैं यहाँ पर, तो ये बेतवा नदी है, ये केन नदी है, इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों ही मध्य प्रदेश के आसपास, मध्य प्रदेश से निकलती हैं, विंध्य रेंज से लिखा हुआ है कि केन बेतवा दोनों मध्य प्रदेश के विंध्य रेंज से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश की ओर बहती बहती हैं, यमुना में मिल जाती हैं। केन बांदा जिले में, जबकि बेतवा कहाँ पर मिलती है, बेतवा हमीरपुर जिले में। ठीक है, यमुना से मिल जाती है, मतलब केन और बेतवा दोनों यमुना की ही नदियां हैं। अब जल अधिक सरप्लस की बात है, ऐसा माना जाता है कि केन में पानी ज़्यादा है, तो उसका पानी कहाँ पर पहुंचाना, बेतवा नदी के अंदर पहुंचाना, तो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसके लिए यहाँ पर बीच में एक लिंक बना दिया गया है, जैसे कि मैंने मैप में बनाया यहाँ पर। ठीक है, तो लिंक बना दिया यहाँ पर, तो उसके बीच में एक दोदन डैम भी है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जो सूखाग्रस्त एरिया है, जैसे झांसी, ललितपुर, बांदा, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर बुंदेली भाषा बोली जाती, और यहाँ का अपना एक कल्चर है, अपनी एक ब्यूटी है। लेकिन ये क्षेत्र शुरुआत से पिछड़ा रहा, कृषि के में बहुत पीछे रहा, है ना, सूखे पड़ते रहते हैं यहाँ पर हर बार, तो पानी की ज़्यादा कमी है। तो सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए पानी उपलब्ध कराने का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। पर बजट के बारे में हमें नहीं जानना, बस इतना समझिए यहाँ पर पन्ना जो टाइगर रिजर्व है बीच में आ रहा, साथ में दोडन डैम भी बनाया जा रहा है यहाँ पर, कि पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर 70 मीटर ऊंचा दोदन डैम बनाया जा रहा है। इसमें 103 मेगावाट पनबिजली परियोजना पर लगाई जाएगी, 27 मेगावाट की सोलर ऊर्जा वो पैदा करी जाएगी। तो यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व में बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना, वहाँ जानवरों को भी विस्थापित करना पड़ेगा, पेड़ पौधे भी खराब होंगे, और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को तो ऑब्वियस बात है विस्थापित हो ही गए वो। ठीक है, देन उसी का विरोध कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो वही यहाँ पर संकट क्या है कि पन्ना टाइगर रिजर्व उसका डूबना। ठीक है, जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है उसका 10% हिस्सा पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है ना, एक तरफ हम टाइगर के लिए अच्छा कर रहे हैं, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में अच्छा काम कर रहे हैं, ऊपर से ये पन्ना टाइगर रिजर्व का 10% हिस्सा खराब हो जाएगा। फिर वनों की कटाई, ऐसा माना जा रहा है कि 20 लाख से अधिक बड़े पुराने पेड़ काटे जाएंगे, तो बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाएंगे। केन घड़ियाल अभयारण्य का खतरा, केन नदी के अंदर जो बांध का निर्माण होगा वहाँ पे पानी कमी आएगी, है ना। और जो केन घड़ियाल अभयारण्य है, वहाँ पर पारिस्थितिकी जो तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसको नष्ट होने का खतरा बन रहा है। राइट, तो इसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब और भी कई सारी चिंताएं, जैसे हाइड्रोलॉजिकल चिंताएं। अब ऐसा माना जा रहा है कि केन के अंदर बहुत पानी है, उनको बेतवा भी दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो जो भी अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर कि केन में बहुत पानी है, मतलब पानी ज़्यादा रहता है बेतवा को देना, तो इस तरीके से केन भी सूख जाएगी। अगर केन नदी का पानी उधर देते हुए बेतवा में, तो केन सूखने का खतरा है। तो ये अनुमान गलत लगाया गया, ऐसा माना जा रहा। ठीक है, फिर आर्थिक संकट, भाई बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लागत लग गया, इसके लाभ उतने हैं नहीं, है ना, आर्थिक लागत ज़्यादा हो गई, पर्यावरण का विनाश हो रहा, नुकसान हो रहा, तो ऐसा जिसके कोई लाभ नहीं है। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर राजनीतिक विवाद। एमपी यूपी में जल का बंटवारा अभी हो चुका, लेकिन आगे ऐसा थोड़ी है कि कभी ये बाबा सुन नहीं लड़ेंगे, फिर कभी ना कभी ऐसे नोकझोंक होगी एमपी यूपी में पानी के लिए। तो उसी के लेके यहाँ पे बताया हुआ है कि और विवाद भी हो सकते हैं आगे। ठीक है, तो लेकिन वही यहाँ पे बताया कि भविष्य में सूखे में वर्षों के पानी की मांग ज़्यादा बढ़ेगी, तो यहाँ पे दोनों राज्यों में जो विवाद है वो वापस उठ पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सब बताया हुआ है कि ये सब प्रॉब्लम है।
राइट। फिर आगे की राय आप पढ़ सकते कि ये जो जल समस्या है वो रियल है बुंदेलखंड की, बहुत बुरा हाल है बुंदेलखंड में, ठीक है, पानी की बहुत कमी है, ठीक है। तो इसके लिए विनाशकारी विशालकाय परियोजना की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा हो कि भाई जैसे सबसे पहली बात तो ये जल गहन फसलों को कम करना है ना, जल संचय, हार्वेस्टिंग, चेक डैम, इनको रोकना। बुंदेलखंड में जो पुरानी परियोजना जो चंदिल का टाइम से चली आ रही, उनकी झीलें हैं, उनको बनाना है ना, उनको पुनरुद्धार करना और इको फ्रेंडली विकल्पों को चुनना, ये क्या होना चाहिए, हमारे प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट। देन आगे तो स्थानीय भागीदारी होनी चाहिए, ऑब्वियस बात है, ठीक है। गॉट इट। फिर तीसरा हेडिंग है हमारे पास हाइड्रोसेफलस। ये क्या है, एक स्टडी है सिंपल सी, जो अल्जाइमर और डेमेंशिया के बारे में बात करती। तो इसको एज इट इज हम पढ़ेंगे। हाइड्रो मतलब पानी होता, सेफलस मतलब जो दिमाग होता है ना उसके बारे में, तो उस दिमाग में सूजन आ जाती, पानी मतलब लिक्विड भर जाता, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। द ऑफन मिस्ड कॉज द वॉकिंग एंड मेमोरी प्रॉब्लम। तो एक्चुअली यहाँ पे याददाश्त खोना शुरू कर देता है इंसान, तो उसके बारे में पूरी स्टडी दी गई है, तो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इसमें अपन, ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। तो द हिंदू की रिपोर्ट थी कि जेरिएट्रिक केयर बुजुर्गों के स्वास्थ्य और न्यूरोलॉजिकल के क्षेत्र में एक गंभीर खामी को उजागर करता, ठीक है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य और न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में एक गंभीर खामी को उजागर करता, ठीक है। सिंपल बात है, बुजुर्गों में याददाश्त कमजोर होने और चलने फिरने में लड़खड़ाहट को अक्सर डॉक्टर और परिवार अल्जाइमर और पार्किंसंस रोग मान लेते हैं, लेकिन कई मामलों में ये नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफलस होता। अब ये क्या होता है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफलस, एक्चुअली ये अल्जाइमर जो होता है इसका इलाज नहीं हो सकता, सिंपल बात है। लेकिन जो एनपीएच है, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस, इसका इलाज हो सकता है ना, इसका इलाज हो सकता। तो वही यहाँ पे है कि गलत डायग्नोसिस मतलब गलत पता लगाना, गलत डायग्नोसिस के कारण मरीज के जीवन भर के व्हील चेयर पर रहने पर मजबूर कर देगा। तो इसका मतलब वो चीज़ डायग्नोसिस कर रहा है तो एनपीएच है या अल्जाइमर है, इसका अच्छे से डायग्नोसिस हो उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। देन आगे पढ़ेंगे। तो हाइड्रोसेफलस होता क्या है, हाइड्रो मतलब पानी, जैसे बता दिया मैंने, सेफलस मतलब सिर। तो आमतौर पर मस्तिष्क में पानी भरा होता है ना, लिक्विड होता। एक्चुअल में पानी रीढ़ की हड्डी चारों के बेसिक प्रकार का तरल पदार्थ होता, जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का नाम देते हैं अपन, ठीक है, CSF। इसको हिंदी में प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य कहते हैं। इसका मेन काम होता है कि मस्तिष्क में मान लो कोई चोट आ जाए, झटका आ जाए, तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता, पोषण देने का काम करता, दिमाग में जो भी प्रॉब्लम है मतलब कचरा साफ करने का काम करता, गंदगी हटाने का काम करता। तो मस्तिष्क के बीच कुछ खाली जगह होती हैं, है ना, जिन्हें वेंटिकल्स कहते हैं, तो वहां पे ये द्रव भरा होता, ठीक है। अब समस्या क्या है, तो एक स्वस्थ परिवार में जो ये लिक्विड होता उतना ही रक्त प्रवाह में वापस चला जाता, सूख लिया जाता जितना बनता है ये। लेकिन हाइड्रोसेफलस प्रॉब्लम ये है कि मान लो जितना उत्पादन हुआ उतना सूख नहीं पाता शरीर, तो ये क्या होता है वेंटिकल्स बड़े हो जाते हैं, उसमें जमा हो जाता है, सूजन टाइप की आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि तो प्रेशर जो नाजुक ऊतक हैं, टिश्यूज हैं, उन पर प्रेशर आना शुरू हो जाता, ठीक है। तो दर्द देना वगैरह तो इसके आगे पढ़ते, तो वही सब यहाँ पे बताया कि इसी का नाम हाइड्रोसेफलस है। ये दिया देखो, ये नॉर्मल ब्रेन है, देन यहाँ पे देखिए आप, ये देखो सूज गया, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लूइड बन गया और इसको सोख नहीं पाया वो चीज़, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल में क्या हो रहा था, बन रहा था, उतना ही क्या एब्जॉर्ब हो जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे उतना हो नहीं पाया, तभी इसका नाम क्या दिया, हाइड्रोसेफलस, सिंपल सी बात है। अब आगे देखेंगे इसके प्रभाव वगैरह, ठीक है। और तो यहाँ पे बताया हुआ है कि नॉर्मल हाइड्रोसेफलस और मिस डायग्नोसिस, तो इसके बारे में बात हुई कि बुजुर्गों में होने वाले हाइड्रोसेफलस को एनपीएच कहा जाता है। इसे मस्तिष्क में दबाव बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन तरल पदार्थ जमा हो जाता, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान में एनपीएच 3 क्लासिकल लक्षण, जिसका नाम क्या नाम देते हैं, हकीम्स ट्राइड माना जाता, ठीक है। जो मिस डायग्नोसिस का मूल कारण है, मिस डायग्नोसिस मतलब कि ढंग से पता ना लगाना, है ना, जो जो भी चेकिंग हुई, जो भी डायग्नोसिस हुआ उसमें ढंग से पता ना लगाना। तो क्या है यहाँ पर कि गेट डिस्टर्बेंस, चलने में दिक्कत, मरीज के पैर जमीन पर चपकने लगते हैं, वह छोटे छोटे कदम रखता है, डॉक्टर ऐसे समझते हैं पार्किंसन डिसीज हो गया, ठीक है। एक चीज डिमेंशिया, डिमेंशिया मतलब सोचने समझने की जो क्षमता होती है, याददाश्त की क्षमता वो कम होना शुरू हो जाती है, तो निर्णय लेने में देरी, भूलने में बीमारी, इसे अल्जाइमर समझ लेते हो कुछ लोग। और यूरिन
इनकॉन्टिनेंस मतलब अपने टॉयलेट पे नियंत्रण खो देना, है ना, बार बार टॉयलेट लगना, उस पर नियंत्रण खो देना। तो वो यहाँ पे बताया कि मूल असंयम, ब्लैडर पर नियंत्रण खो देना, उसके बारे में ये 3 चीज़ें ध्यान रखिए। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, देन डिमेंशिया, एक और यहाँ पर ऊपर गेट डिस्टर्बेंस। ठीक है, इसका इलाज कैसे होता? अब ये संट सर्जरी यहाँ पे बताया हुआ, अगर सब में रहते एमआरआई सिटी स्कैन से एनपीएच वो यहाँ पे बताया हुआ है हाइड्रोसेफलस के बारे में, तो पहचान हो जाए तो न्यूरो सर्जरी की सहायता से ठीक है जा सकता। मस्तिष्क में एक शंट मतलब एक पाइप टाइप का कुछ डालते हैं, ठीक है, शंट टाइप का डालते हैं, इससे पतली लचीली सिलिकॉन ट्यूब होती जो मस्तिष्क और अतिरिक्त तलर में जो इकट्ठा होता है उसको त्वचा में पहुंचा देता, पेट में पहुंचा देता, देन वहाँ पर ये सुरक्षित तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता, सिंपल सी बात है। तो इसका नाम ध्यान रखेंगे, थोड़ी अजीब चीज़ है, कुछ नया है ये, इसलिए नया ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। फिर ये तो यहाँ तो ये तो पूरा टेक्निकल था। अब आगे देखेंगे यहाँ पर कि यूपीएससी के नज़रिए से हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। तो वृद्धावस्था की देखभाल, जैसे डेमोग्राफी बताई, अधिकतर पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाएगी 2060 तक 50 तक, ठीक है। तो वो यहाँ इस चीज़ जो हाइड्रोसेफलस है जैसी आसानी से ठीक होने वाली बीमारियों को लाइलाज डिमेंशिया के रूप ना दे दे, अच्छी तरह डायग्नोसिस हो, ठीक है। तो हेल्थ केयर सिस्टम पर अनावश्यक सामाजिक और आर्थिक बोझ ना पड़े, क्योंकि डिमेंशिया ना बता दें मतलब एनपीएच जो है वो ठीक हो जाता, लेकिन डायग्नोसिस ठीक से नहीं होगा तो वो डिमेंशिया बता देते, फिर उसको अल्जाइमर बता देते। तो इससे बर्डन बढ़ता हेल्थ सिस्टम पे, बर्डन ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक जो गैप है, टीयर 1 टी सिटी है, मतलब टी 2 और टी 3 जो सिटी हैं, बड़े शहर हैं, तो वहाँ पर अभी भी क्या है, इसकी सुविधाएं कम है, ठीक है, वही यहाँ पे बताया हुआ है। कमी के कारण एनपीएच अनडिटेक्टेबल रह जाता। देन उसके बाद पॉलिसी इंटरवेंशन, सरकार की जो नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एंड ऑफ एडल्ट्री, एडल्ट्री के संबंध में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ना, उनकी हेल्थ केयर के बारे में। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर में अक्सर छूट जाने वाली बीमारियों के लक्षणों को पहचानने के लिए विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए, जैसे हाइड्रोसेफलस उसमें से एक एग्जाम्पल बेहतरीन सा है, ठीक है। देन अल्जाइमर डिमेंशिया के बारे में यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, अल्जाइमर क्या है, ये डिमेंशिया क्या है, डिमेंशिया लक्षण है और अल्जाइमर है बीमारी। तो यहाँ पे बताया कि बुखार एक लक्षण हो सकता है इसका, जो मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड किसी भी कारण से हो सकता है ना। बुखार एक लक्षण है जो इन तीनों से हो सकता। उसी तरीके से डिमेंशिया जो है एक लक्षण है, एक सिंड्रोम है, लेकिन अल्जाइमर उस सिंड्रोम से पैदा होने वाली एक प्रमुख बीमारी है। तो अल्जाइमर बीमारी है, डिमेंशिया क्या है, भूलने की और सोचने समझने की क्षमता कमी यानी कि लक्षण है। बढ़िया, राइट। तो ये बताया डिमेंशिया, ये फोटो दी हुई है, देख सकते हैं, राइट। अब इसके आगे देखते हैं अपन। तो ये थोड़ा ज़्यादा अजीब सा हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, इसको एज इट इज़ पढ़ना है बिल्कुल। डिमेंशिया यह कोई स्पष्ट बीमारी नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की कार्य क्षमता में गिरावट से जुड़े लक्षणों का एक समूह सिंड्रोम है। इसमें याददाश्त का जाना, सोचने समझने में दिक्कत होना, दैनिक कार्य ना कर पाना शामिल है। इसमें कई कारण हो सकते हैं, पार्किंसन है ना, वेस्कुलर डिमेंशिया है ना, ब्रेन में खून की कमी होना, हंटिंगटन रोग और एनपीएच भी इसका रीज़न हो सकता। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है, डिमेंशिया केवल एक सिंड्रोम है जो अम्ब्रेला टर्म है। अब डिमेंशिया किसी की आगे वाला स्टेज जो बीमारी बनाता है उसका नाम क्या है, अल्जाइमर। यह एक विशिष्ट न्यूरोजेनरेटिव बीमारी है, यही है प्रॉब्लम, डिसीज है, ये ऊपर वाला सिंड्रोम है ना। तो ये अल्जाइमर बीमारी है। डिमेंशिया के लगभग 60 से 80 मरीजों को अल्जाइमर होता है, ठीक है। यह एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, मतलब क्रमिक है, जो आगे और बुरी बदतर कंडीशन कर देती, ठीक है। जो समय के साथ मस्तिष्क में जो भी न्यूरॉन्स को होते हैं ना, उनको नष्ट कर दी हुई चली जाती, ये अल्जाइमर है। फिर इंसान अपनी जो पुरानी यादें हैं वो सब भूलता हुआ चला जाता है, जो भी न्यूरॉन्स में सेव थी, ठीक है। तो तब देखा होगा कि जो इसको अल्जाइमर होता है वो सब कुछ भूल जाता, राइट। देन फिर तो और क्या बचा इसमें, नहीं, देन इधर पे। तो अगला है आपका पैथोलॉजी बायोलॉजिकल अंतर, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जाना, बस इतना समझिए यहाँ पर क्या नॉर्मल ब्रेन, नॉर्मल जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इस तरीके से दिखाई देते, जिससे सिग्नल जो है अच्छी तरह ट्रांसफर हो जाता। देन इसमें देखिए यहाँ पर एक प्रोटीन सा बन गया, कुछ गुच्छे सा बन गया। अब ये प्रोटीन का नाम क्या है, एम्लॉयड प्लेक। तो इसमें क्या है, ये जो सिग्नल्स होते हैं उनको अच्छी तरह ट्रांसफर नहीं करने देता, बाद में ये कोशिकाएं क्या होती, ये न्यूरॉन्स मर जाते, ठीक है। तो इसी तरह से अल्जाइमर डिसीज होता है, देख सकते हैं आपकी इसकी इमेज, गॉट इट। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है
कि ये ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है ये, ठीक है, छोड़ भी सकते हैं इसको, वरना पॉज करके अब पढ़ सकते हैं, राइट, पॉज करो देन पढ़ सकते हैं। वो यहाँ पर कि एम्लॉयड फ्लेक्स के बारे में, कि एम्लॉयड नामक एक प्रोटीन बनता जो न्यूरॉन्स में जमा होकर गुच्छे सब बना देता, ये गुच्छे न्यूरॉन्स में संचार को रोक देते, जो ही बताया मैंने। फिर ताओ एंगल, स्वास्थ्य मस्तिष्क में ताओ प्रोटीन न्यूरॉन्स के आंतरिक ढांचे को सीधा रखने में मदद करता। अल्जाइमर के टाइम पे ये मुड़ जाता, एंगल बना देता, देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता, पोषक तत्व रुक जाते उसके और इस कोशिका की मौत हो जाती, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पर वही दिया यहाँ पर कि अल्जाइमर के मरीजों इस महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर बहुत गिर जाता, जो याददाश्त और सीखने के लिए जरूरी है। तो इसका नाम भी ध्यान रखेंगे, इन तीनों का नाम ध्यान रखना अगर काम की चीज़ है तो, वरना ऐसा जरूरी नहीं है, इनका नाम भी ध्यान रख सकते, ठीक है, बढ़िया है। फिर अन्य प्रकार के डिमेंशिया के कारण अलग है। उदाहरण के लिए वेस्कुलर डिमेंशिया मस्तिष्क में जो ब्लड वेसल होती हैं उनके ब्लॉक होने के कारण होता, कि खून नहीं पहुंच पा रहा वहाँ पर, ना कि प्रोटीन के कारण। जबकि ये वाला कौन सा है, ये प्रोटीन के कारण हो रहा है ना, प्रोटीन बन जा रहा है वहाँ पे, और प्रोटीन के नाम ऊपर देख ही थे यहाँ पर, राइट, ये दिए हुए हैं, ताऊ ताऊ एंगल्स, है ना, एम्लॉयड बेटा फ्लेक्स। तो इस तरीके से नाम ध्यान रखेंगे इस चीज़ के, गॉट इट। फिर तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ ये लक्षण है और अल्जाइमर डिसीज़ है, ठीक है। देन कारण अल्जाइमर, स्ट्रोक, थायराइड की समस्या, विटामिन B12, NPH, मस्तिष्क में जो अल्जाइमर है एम्यलॉइड फ्लक्स और ताऊ एंगल का जमा होने के कारण, ठीक है। लक्षण अचानक ये धीरे धीरे होता, आगे ये भी क्या होता, धीरे धीरे होता, ठीक है, यादें मिटाना शुरू कर देता, ठीक। देन यदि डिमेंशिया विटामिन की कमी या NPH के कारण हो रहा तो रिवर्सिबल है, इसका इलाज हो सकता है, लेकिन अल्जाइमर इरिवर्सिबल है, ये इसको दवाइयों से केवल स्पीड को कम किया जा सकता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। सार यहाँ से पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, कि हर अल्जाइमर डिमेंशिया है, लेकिन हर डिमेंशिया अल्जाइमर नहीं है, क्योंकि डिमेंशिया क्या है, एक टाइप का लक्षण है, और अल्जाइमर क्या है, उन्हीं लक्षणों के लास्ट स्टेज, बिल्कुल दो बीमारी बन जाती है, जहाँ सारी यादें बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि भाई सब डायग्नोसिस ठीक से करो, ठीक है, कि कौन सा NPH है, कौन सा अल्जाइमर है, कौन सा पार्किंसंस रोग है, तो उसका डायग्नोसिस अच्छे से करो, गॉट इट, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक, अब यहाँ पर एक टेम्पल न्यूज़ में आया, पलानी के अंदर, पलानी एक जगह है तमिलनाडु में, तो वहाँ पर न्यूज़ में आया, ऐसी 2025 में एक न्यूज़ में था, परंकुंद्रम, ठीक है। तो ये जगह भी न्यूज़ में था, जैसे वहाँ पे वो दीप जलाने के लिए नहीं, वो हाई कोर्ट का निर्णय आया था उसमें, उसी तरीके से साउथ इंडिया के तमिलनाडु की एक और जगह पलानी न्यूज़ में आ गई है ना, टेम्पल के चक्कर में, तो वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो न्यूज़ पढ़ते हैं यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से, द हिंदू की ये रिपोर्ट है कि भाई धार्मिक स्तरों की जो राजनीतिक और प्रशासनिक रस्साकसी है उसको उजागर करती है ये चीज़। मालूम है 2026 में जो विधानसभा चुनाव हुए वहाँ पर टीवी के जो नई पार्टी है, जो वहाँ के एक्टर थे, वो थालापति विजय, उनकी पार्टी है, राइट, तो वो जीत के आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो इस सरकार के लिए पहला बड़ा आर्थिक राजनीतिक संकट है, अभी कैसे सुलझेगी उसको भी पता है, लेकिन हमें तो केवल केवल यूपीएससी के लिए पढ़ना, तो यूपीएससी की जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में काम में आएगी है, ठीक है, गॉट इट। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पलानी मंदिर का भूमि विवाद है क्या, एक्चुअल में क्या है, पलानी जगह है वो डिंडीगुल में है, ठीक है, तमिलनाडु के डिंडीगुल में, ठीक है। तो वहाँ पर एक मठ है, अगेन मठ का नाम जरूरी नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ उसकी ज़मीन है, इस ज़मीन का जो यूज़ है वो वाहनों के मतलब मुफ्त पार्किंग के लिए किया जाता, लेकिन घोटाला कैसे है भाई, इस ज़मीन का जो घोटाला है वो उसकी एक्चुअली में बाजार मार्केट 100 करोड़ से आसपास है, और सरकारी गाइडलाइन मूल्य क्या है 16 करोड़ के आसपास है, लेकिन वो पंजीकरण करना और जो भी सब रजिस्ट्रार ने मिली भगत करके, कुछ ऑफिसर्स की मिली भगत करके और फिर एक प्राइवेट ट्रस्ट की मिली भगत हो गए, इन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाया और उसको 2 करोड़ में बेच दिया है ना, मात्र 2 करोड़ में, ठीक है। तो वही मद्रास हाई कोर्ट ने क्या, जो मदुरई बेंच है इसकी, बिल्कुल मदुरई पास में है, जैसे मान लो मैं बनाऊँ मैं, तो ये मैं बनाए, ये यहाँ पे आकर मान लो डिंडीगुल है तो ये मदुरई है, सॉरी ये मदुरई है, ठीक है, यहाँ पे गॉट इट। तो मदुरई बेंच ने इसको नल एंड वर्ड कर दिया, ठीक है, और इसका जो भी मामला है वो हाई प्रोफाइल मामला बन गया, सीआईडी को सौंप दिया, और ये जो सब रजिस्ट्रार है जो उसने फर्जी दस्तावेज बनाए थे, सरकार ने उसको निलंबित कर दिया। और बाकी यहाँ पे जो राजनीतिक प्रभाव कैसा बढ़ रहा था कि वो वही सरकार जो है उस पर
हिंदू संगठन हो गए और AIADMK हो गई, तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है। देन उसके बाद ये जो 2025 में न्यूज़ में आया था, ये मंदिर थिरुपरन कुंद्रम, तो इससे तुलना क्यों की गई? 2025 में न्यूज़ में आया था एक्चुअली, जो पहाड़ की चोटी चोटी पर वो दीप जलाने का कॉन्सेप्ट था, है ना, कार्तिकेय दीपम जलाने के लिए एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, और हिंदू संगठनों की आस्था का मुद्दा है, ऑब्वियस बात है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने इसको क्या कर दिया, दीप जलाने की अनुमति दी थी। ठीक है, बढ़िया है। देन वही सब यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये सब पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं। ठीक है। देन अब इसके बारे में डिटेल, जो ये मंदिर है पलानी के अंदर, ठीक है, नाम क्या है इसका जो ऊपर दिया हुआ था, दंडा युद्धपाणी स्वामी मंदिर, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझो, ऊपर की न्यूज़ तो केवल केवल अभी की न्यूज़ है करंट अफेयर्स की, लेकिन जो काम में आएगा यूपीएससी के लिए वो कौन सा आएगा? ये काम में आएगा बैकग्राउंड, जो जीएस पेपर वन, जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है वो काम में आएगा। तो इस मंदिर का नाम ध्यान रखें कि ऑब्वियस बात है, तमिलनाडु में तो कौन सा आर्किटेक्चर होगा? द्रविडियन, है ना, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर होगा। बढ़िया है। ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे क्या दिया, किसके मंदिर है ये? भगवान मुरुगन का, जो कार्तिकेय भगवान है ना, नॉर्थ इंडिया में कार्तिक के नाम से जाने जाते हैं, जो भगवान शिव के बेटे हैं, और साउथ इंडिया में उनको ज़्यादा पूजा जाता है, तो मुरुगन कहते हैं उनको, है ना, भगवान मुरुगन। तो ये दिया हुआ यहाँ पर अरूप देवड़ू, तो 6 पवित्र निवासों में से एक माना जाता है ये जो जगह है ना, ये जो मंदिर है। प्रसिद्ध संगम साहित्य तिरु मुरुगुत्रु पदे, देखो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ऑब्वियस बात है, तमिलनाडु के नाम है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए इसको माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। और इसको पढ़ सकते पॉज करके, तिरु मुरुगुत्रु पदे। ठीक है, तो ये संगम साहित्य है, इसके अंदर उनके निवास के बारे में उल्लेख में बताया हुआ है। ठीक है, उसका उल्लेख मिलता इस साहित्य के अंदर। ठीक है, मुरुगन भगवान के जो हैं उसके अंदर, साहित्य के अंदर उल्लेख मिलता। फिर अनोखी मूर्ति, अब यहाँ पे अनोखी मूर्ति का मतलब ये है, यहाँ पर कोई पत्थर की या धातु की मूर्ति नहीं है, बल्कि नव पाषाण की। अब नव पाषाण की क्या है कि प्राचीन काल में तमिल संत थे जिनका नाम था भोगर, तो उन्होंने 9 जहरीली जड़ी बूटियों खनिजों का यूज करके उनको एक अनुपात में मिला के ये बनाई थी। ठीक है, तो उसी को एक अनुपात में मिलाया और ये वो मूर्ति बनाई। ऐसा माना जाता कि ये मूर्ति जो है, इस पे जो भी जल अमृत चढ़ाया जाता है उसमें औषधीय गुण होते हैं। ठीक है, फिर वास्तुकला ऑब्वियस बात है, द्रविडियन आर्किटेक्चर होगा, है ना, द्रविडियन। ठीक है, मूल ढांचा चेर जो राजा हैं उन्होंने, उनके राजाओं ने, विशेषकर पेरुमल ने करवाया था। बाद में पांड्य और मदुरा राजा ने इसको क्या विस्तार करवाया। ठीक है, फिर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आती वो ये है कि पलानी पंचामृत, इसको 2019 में जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, क्या मिला हुआ है? जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, यह तमिलनाडु का पहला मंदिर प्रसाद है जिसको ये सम्मान मिला। इसमें केला, गुड़, गाय का घी, शहद, इलायची, इन सब का मिश्रण होता और पानी मिलाया जाता, तो इसको जीआई टैग मिला, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पलानी पंचामृत, और इस मंदिर का नाम ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। ये जो मंदिर है वो हिंदू, तमिलनाडु सरकार की जो हिंदू रिलीजन चैरिटेबल एंडोनमेंट है उस विभाग के अंदर आता, तो भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है ना, ऑब्वियस बात है। तमिलनाडु में जितने मंदिर हैं वो उनके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है ना, मंदिर बहुत अमीर है वहाँ पर। ठीक है, तो गवर्नेंस के लिए सबक यहाँ पर पढ़ सकते कि भाई जो नई सरकार बनी है उनको बैलेंस बना के समझना होगा कि एक्चुअल में भाई धार्मिक मामला है, लोगों की आस्था का विषय है, तो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 को ये टच करता है। ठीक है, तो इसको वही चीज़ है कि भाई सरकार को धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी होनी चाहिए, और फिर बाद में जब मुद्दा आया तो उसको भी सुलझाना चाहिए वाला। ठीक है, तो इसको पॉज करके पढ़ सकते। ठीक है, वैसे कुछ मेन यही था कि जो हमारा जो मंदिर है, मंदिर का नाम ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, दंड युद्धपाणी स्वामी मंदिर पलानी में है, ध्यान रखना। और एक और मंदिर जो ऊपर दिया हुआ था, है ना, ये वाला थिरु तिरुपरन कुंद्रम, तिरुपरन कुंद्रम, ये 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगेन प्रोनाउंसिएशन ऑब्वियस बात है, थोड़ा हार्ड है इनका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन हाँ का, काफ़ी हमने अच्छा पढ़ा यहाँ पर, काफ़ी चीज़ें जानी जीआई टैग के बारे में और इस मंदिर के बारे में, और भी यहाँ पर टॉपिक के बारे में जाना। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है, क्योंकि 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल कारगिल डे। कितना? 26 जुलाई को कारगिल डे, तो सब ने विश करा, है ना, प्रेसिडेंट महामहिम जी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने। ठीक है, तो उन्हें ट्रिब्यूट करा जो वॉर के हीरोज थे, जैसे कि एक कौन थे बहुत फेमस, शेरशाह, है ना, तो वो बहुत बहुत फेमस थे।
तो उस टाइम पर ऑपरेशन विजय चला हुआ था, तो उसके बारे में पूरी डिटेल हम समझते हैं। 26 जुलाई की डेट थी, बहुत बढ़िया। 1999 की साल थी। तो ऑपरेशन विजय चलाया था भारतीय सेना ने, और भारतीय एयरफोर्स और भारतीय नौसेना, इन्होंने भी अपने अपने क्या चला ऑपरेशन चलाया था, ठीक है। तो इसके तहत पाकिस्तानी घुसपैठियों को वहां से हटाया था, और कारगिल की जो चोटी है उस पर तिरंगा फहराया था, ठीक है। देन जीएस पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी, और जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो कारगिल युद्ध तो हमें वैसे ही पता ही होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में क्या था, भारत परमाणु कूटनीति और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है ये वाला, कैसे, क्योंकि यही टाइम पीरियड था 98-99 का, जब दोनों पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही महाशक्ति बन गई थी। कौन सी? न्यूक्लियर वाली, ठीक है। न्यूक्लियर शक्ति बन गई थी उस टाइम पीरियड में। तो अधिकतर जाना जाता है कि न्यूक्लियर शक्तियों के बीच में वॉर नहीं होते। तो वहाँ उन सभी भ्रमों को, भारत के भ्रमों को तोड़ता हुआ जा रहा था ये चीज़ें। तो उसके पूरे देखते 1999 में हुआ था ये, जब भारत ने पोखरण करा और पाकिस्तान ने चगाई करा, तो दोनों परमाणु संपर्क बन गई। तो ऐसा माना जाता था कि दोनों क्या अब युद्ध नहीं करेंगे, तो युद्ध की संभावना कम है। तो पाकिस्तान ने योजना बनाई ऑपरेशन भद्र। सर्दियों का टाइम था, और एलओसी पार करके कुछ इलाकों में यहाँ पर सेना पीछे पीछे हट जाती थी। इसका फायदा उठाकर पाकिस्तानी सेना तत्कालीन प्रमुख जनरल पावर एक गुप्त योजना बनाते थे। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जवानों को कश्मीर में उग्रवादियों को, मतलब यहाँ पे आतंकी भेज दिए, साथ में यहाँ पर कारगिल, द्रास और मस्को और बटालिक सेक्टर में ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। इतना डिटेल में नहीं करना, बस यहाँ पे जगह का नाम ध्यान रखना, कारगिल, द्रास, मस्को, और पूछ सकते हैं मस्को घाटी कहाँ पे है, सिंपल सी बात है, बहुत गहरी चीज़ है। मस्को घाटी, मस्को घाटी, बटालिक सेक्टर, तो कब्जा करने के लिए भेज दिया वहाँ के जो जनरल थे उस टाइम के, ठीक है, पाकिस्तान के। तो वो ये चाहते हैं कि श्रीनगर से लेह तक का जो रास्ता है एकमात्र एनएच बने, उस पे उसको काटना, उसको बंद करना, ताकि लद्दाख को क्या कर पाए, भारत से पूरा हटा पाए। फिर सियाचिन का बदला लेना चाह रहे थे। एक्चुअल में सियाचिन जो ग्लेशियर है, 1984 में भारत ने ऑपरेशन मैगू चलाया था, उसको घेर लिया था, उसका बदला लेना चाह रहे थे ये लोग भारतीय सेना से। फिर अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर मुद्दे को फिर से वापस यूएन में उठाना चाह रहे थे। तो भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन विजय को। 1999 मई में क्या हुआ, चारवाहों ने बताया कि घुसपैठी है वहाँ पर। तो भारत ने अपनी गंभीरता से लिया। 3 ऑपरेशन चलाए। जो इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय, चढ़ गए भाई साहब, जो ऊपर की चोटियां हैं वहाँ पर बंकर अंकर घेर लिए, और वापस जो टाइगर हिल है, तोरलिंग पर विजय प्राप्त करी। इसी के ऊपर मूवी कौन सी बनी है, शेरशाह मूवी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देन ऑपरेशन व्हाइट सी, सफेद सागर, तो ये भारतीय वायुसेना ने चलाया था, जहाँ पर उन्होंने 32,000 फीट पर क्या चलाया था, मिराज 2000 और मिग 29 लेजर गाइडेड बम्बों का इस्तेमाल करके दुश्मन के बंकरों को नष्ट किया था। ऊंचे पहाड़ों में वायुसेना की ये पहला सफल ऑपरेशन था, बढ़िया है। फिर ऑपरेशन तलवार हमारी नौसेना चलाया था, जिसने कराची पोर्ट जो है ना पाकिस्तान का बंदरगाह, उसको नाकेबंदी कर दी थी, ताकि वहाँ पे तेल और की आपूर्ति ना हो पाए। तो 26 जुलाई भारत ने अंतिम तरीके से जीत प्राप्त करी, और उसे कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं अपन। कितना ही आसान था, कितना बेहतरीन था, है कि नहीं? बढ़िया। हमारे लिए क्या है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सिंपल सी बात है। भारत ने संयम दिखाते हुए क्या करा, एलओसी की सेना से पार नहीं करी, जबकि पाकिस्तान ने कर दी थी। तो अमेरिका हो गया, चीन हो गया, उन्होंने सब ने पाकिस्तान को पीछे हटने की बात कही। इससे भारत की छवि क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की तरह बन गई थी उस समय, बढ़िया है। फिर बाद में देखते हैं कि अमेरिका भी बात करना, जो सैंक्शन लगाए थे बाद में अमेरिका ने भी उस सैंक्शन हटा दिए थे, ठीक है। फिर एक यहाँ प्रॉब्लम हुई थी कि भाई इतनी बड़ी घटना, वही हमारी खुफिया एजेंसी को पता कैसे नहीं चला। तो भारत की इतनी बड़ी खुफिया विफलता के कारण जांच के लिए ये सुब्रमण्यम समिति बनी, उसका गठन किया गया, और कई सारे चेंजेस करे गए, है ना, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और जो एनएसए हैं उनके पदों को मजबूत करा गया। तीनों सेनाओं के बीच में खुफिया इनपुट बनाई गई, है ना, ठीक है, खुफिया इनपुट बनाई गई। फिर उसके बाद को एकीकृत भी करा गया साथ में, ठीक है। देन उसके बाद जो नेट्रो है, जैसे कि जो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई, ताकि सैटेलाइट इमेजनरी संचार और इंटरसेप्शन को बेहतर किया जा सके, मतलब कि टेक्नोलॉजी में अच्छा काम करना, ताकि दूसरों पर नजर रखी जा सके, अपने पड़ोसियों पर। फिर एक पद बनाया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बाद में 2019 पे लागू हुआ। और जो जनरल बिपिन रावत थे वो पहले सीडीएस बने थे, ठीक है, 2019 में। फिर सीमित युद्ध, अब यहाँ पे एक लिमिट लग गया कि भाई कारगिल ने यह साबित कर दिया कि परमाणु संपन्न हथियार सीमित युद्ध कर सकते हैं, लड़ा जा सकता। इससे भारत ने अपनी सेना के बीच में बहुत सारे चेंजेस करे थे, ठीक है, जिसके बाद में कोल्ड स्टार्ट
डॉक्ट्रिन के रूप में सामने आया। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस करे थे। अब निष्कर्ष अगेन पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया तरीके से, कि कारगिल युद्ध केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के लिए एक वेकअप कॉल था। तो जो चेंज करे थे वो यहीं से स्टार्ट हुए हैं। आज भी भारत को चीन और पाकिस्तान के दोहरे मोर्चे पर खतरा है भाई। अभी तो उस समय तो पाकिस्तान भी था, चीन भी, अब तो दोनों के साथ कट्टर दुश्मनी टाइप की हो गई। तो टू फ्रंट वॉर के लिए उससे निपटने के लिए हमें कारगिल से सीख लेना चाहिए, बहुत सारे चेंजेस करने चाहिए, खुफिया जानकारी एकीकरण, आधुनिक तकनीक, है ना, सीमा और बुनियादी ढांचे का विकास वगैरह वगैरह। तो इनकी सबकी आवश्यकता है, इसको अपने लैंग्वेज के हिसाब से भी आप लिख सकते। और आज के लिए शायद इतना ही था इस पीडीएफ के अंदर। बढ़िया से बढ़िया टॉपिक हमने आज कवर करे 27 जुलाई के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे, थैंक यू एंड जय हिंद।